आगे तख्तपोश के सफेद मसनद से टिके हुए ठेकेदार निसार अहमद ने अपनी खिजाब से रंगी मूंछों की सफेद जड़ों पर हल्की सी अंगुली फेरी, छोटा सा खंखार लिया और खामोशी तोड़ दी। रश्क होता है असदुल्लाह खान गालिब के नसीब से। जिए तो एक नेक वक्त बीवी की वफा और एक कामिल गजल सरा की बेपनाह मोहब्बत पाई, मरे तो बीबी बदरुनिसा ने चिल्ला दिया। सच मानिए तो यह इब्ने मरियम वाला किस्सा मेरी इस समझ में नहीं आया। ठेकेदार जी नुक्कड़ वाले मकान के नीचे की बेकरी वाली दुकान के मालिक मियाँ बख्तियार ने अपने पहलवानी कंधे उचका दिए। परवरदिगार हमें गुस्ताखी की माफ़ी दे। मियाँ शायर का कहना है कि कोई मसीहा हो या पैगंबर, हमें क्या, जब तक कोई हमारे दुख कम न करे तो हमारा कौन ठेकेदार। निसार अहमद ने अपनी अदबी और मजहबी सूझबूझ का सिक्का उछाल दिया। सर्राफ जमाली कामकाज के सिलसिले में हर किस्म के लोगों से मिलते थे, खरी बात कहने में माहिर थे। मुकदी गल ते ए हैगी ए बादशाहों की रब नाल गिला शिकवा करके बंदा जाए ते कित्थे जाए। साड़ी शिकायत ते रेडियो वालिया नाल ए असी इत्थे आने आते बदरुनिसा दिया नशा खींच के नशा करन वालिया गजला सुनने वास्ते, पीरा पैगंबरा दिया नसीहता सुननिया होंदिया ते होर किधरे जांदे। बैठक की रेडियो मंडली सर्राफ जमाली से बिल्कुल मुतफ़्फ़क़ हो गई। फैसला हुआ कि कोई लाहौर जाकर रेडियो वालों से मिले, हो सके तो मामले की जड़ तक पहुँचे। इबादत करने, मुजरा सुनने और कलाम कहने के मुकाम मुख्तलिफ होते हैं, आवाज़ें भी अलग अलग। बदरुनिसा की आवाज़ में तो उन्हें इश्क और रोमान की गज़लें ही सुनने को हैं, जिनमें खुशबू हो, रंग हो, जायका हो। रेडियो वाले न माने तो खुद बदरुनिसा तक ही बात पहुँचे। रेडियो लाहौर वालों से मिलकर पैसेंजर गाड़ी से गुजरात लौटते हुए बद्रीलाल ने फिर एक बार अपनी शेरवानी की ऊपरी जेब से वो पर्चा निकाला जिस पर उसने बदरुनिसा का पता लिखा था। दीनू ललारी रंगरेजा बस्ती गुजरात सरकारी कचहरी के पीछे। सरकारी कचहरी की एक मंजिला इमारत के पीछे गर्दो गुबार उड़ाता एक सपाट मैदान था। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आती थी। जब देखो कुछ अधनंगे सिर मुंडाए लड़के यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते दिखाई देते थे। कचहरी के पीछे बरामदे की चिक उठाकर बद्रीलाल ने एक लड़के को इशारे से पास बुलाया। मैदान के उस पार क्या है? गंदा नाला है और नाले के पार बस्ती है। तू बस्ती में रहता है? लड़के ने हाथ उठाकर बद्रीलाल से रुके रहने को कहा और भाग गया। लौटा तो उसके साथ एक और लड़का था। तू बस्ती में रहता है ना? नए लड़के ने जोर जोर से सिर हिला दिया। अब्दुल्ला रहता है बस्ती में तो कुम्हारी टीले का हूँ। अब्दुल्ला काफी जानकार निकला। दीनू ललारी को मरे तो बरसों हो गए। जी तो बदरुनिसा कुंवारी नहीं बेवा थी। बद्रीलाल ने सोचा रेडियो मंडली की अटकलों में बेवा का तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ था। और दीनू ललारी की बीवी, उसने अब्दुल्ला से पूछा, वो भी मर गई जी? दोनों को ऊपर तले हेजा हुआ था। यतीम बदरुनिसा के लिए बद्रीलाल को कुछ हमदर्दी तो हुई, लेकिन गंदा नाला पार करने की बात मन में आते ही मन उचट गया। अब्दुल्ला बोलता गया, दीनू ललारी की दोनों लड़कियां रहती हैं अपने मरे माँ बाप के घर। कुम्हारे टीले पर उनके नानके हैं, वहाँ नहीं रहती, बस्ती में रहती हैं। कोई मर्द नहीं है घर में, न कोई भाई न बड़ा। छोटी कुम्हारन है। बड़ी मरासन गजलसरा बदरुनिसा को मरासन बनाकर अब्दुल्ला तो चला गया, लेकिन बद्रीलाल ने फैसला किया कि अपनी रेडियो मंडली का भरम तोड़ना कोई ज़रूरी नहीं। लगने दो अटकले, होने दो चूहल। अगले शनिवार रेडियो लाहौर से बीबी बदरुनिसा की आवाज़ ने सुनने वालों से मोमिन खान मोमिन का कलाम कहने की इजाज़त चाही। फिर जो गाया तो सुनने वाले झूम झूम गए, हाथ उठा उठा कर दाद दी। गालिब और मोमिन के चुनिंदा शेर दोहराए। एक दूसरे को मुखातिब करके ठेकेदार निसार अहमद, बेकरी वाला बख्तियार और सर्राफ जमाली एक ही शेर दोहरा कर मोमिन को सलाम करते रहे। रोया करेंगे आप भी पहरो इसी तरह अटका कहीं जो आपका भी दिल मेरी तरह भूखा गुड़गुड़ाते बद्रीलाल से रहा नहीं गया। चाहो तो गाने वाले को खुद मिलकर दाद दे सकते हो, इसी शहर में रहती हैं। बस फिर क्या था, कतार सी लग गई। पहले कौन जाए? जब बद्रीलाल ने पता बताया तो सब चुप हो गए। ठेकेदार निसार अहमद ने छेड़खानी की, क्या बात है यारों, सोहनी कुम्हारन को मिलने के लिए
एक शहजादा गडरिया हो गया। शायर आलम मिर्जा गालिब को गलसरा दोमानी के घर जाने में कोई हिचक न हुई। आपको रंगरेज बस्ती पहुंचने के लिए रास्ते में गंदा नाला पार करना पड़ा तो क्या हुआ, आप ही क्यों नहीं हो? ठेकेदार साहिब, बद्रीलाल ने हुक्के की नाल निसार अहमद की तरफ बढ़ाकर कहा। ठेकेदार निसार अहमद ने इत्मीनान से एक लंबा सा कश गुड़गुड़ा दिया। शरारती नजरों से धुएं के बादल को सिमटते बिखरते देखते रहे। फिर हल्की सी आंख मारकर बद्रीलाल के हाथ में हुक्के की नाल लौटाते हुए आह भरी। राय साहब, रंगरेजा बस्ती सरकारी कचहरी के पीछे पड़ती है, पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के पिछवाड़े लगती, तो बंदा जरूर बदरुनिसा को सलाम करने हाजिर हो जाता। अच्छी बात है। बद्रीलाल ने घर के अंदर की तरफ खुलते हुए बैठक के दरवाजे की तरफ एक नजर डाली। वहां चीक के पीछे कोई नहीं था। अपनी फरमाइश बता दें, मैं बीबी बदरुनिसा तक पहुंचा दूंगा। ठेकेदार निसार अहमद कुछ ज्यादा ही मूड में थे। हुक्के की नाल मांगने के लिए बद्रीलाल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने फिर आंख मारी। फिलहाल तो आप अपनी ही फरमाइश लेकर जाइए राय साहब। अगर उन्होंने रूबरू कलाम कह दिया तो फिर हम भी पहुंच जाएंगे किसी दिन। रंगरेजा बस्ती में दीनू लल्लारी के घर की सांकल खटका कर बद्रीलाल एक तरफ खड़ा हो गया। एक 14-15 बरस की गोल मटोल लड़की ने दरवाजा खोला और फौरन उड़का दिया। फिर लड़के उड़ के दरवाजे की ओट से एक गंदगी चेहरा बाहर निकला और बड़ी बड़ी घनी पलकों वाली एक जोड़ी बेहद स्याह आंखें सवाल बनकर बद्रीलाल के चेहरे पर टिक गई। लड़की बोली, कुछ नहीं, अगर यही लड़की बदरुनिसा है तो शायद हरफ उठाए हैं और अपनी आवाज़ सुनने और चेहरा देखने का मौका एक ही वक्त किसी अजनबी को नहीं देगी। मगर इतनी कम उम्र में ऐसी आवाज़, क्या बीबी बदरुनिसा यहीं रहती है? बद्रीलाल ने निहायत नरम आवाज में पूछा। दरवाजा फिर बंद हो गया। गंदा नाला पार करने से रंगरेजा बस्ती पहुंचने तक बद्रीलाल के पीछे आगे छोरे बड़े लड़कों का एक अच्छा खासा जुलूस इकट्ठा हो गया था। मुंह बाएं सर खुजाते ढीले जग्गी की आस्तीनों को खींचते अब वो सब के सब दीनू ललारी के घर के सामने मुस्तैदी से तैनात हो गए थे। जो ही दरवाजा फिर खुला, भागते दौड़ते नजर आए। गंदमी चेहरे वाली लड़की अपनी धारीदार चुन्नटों वाली चुन्नी का पल्ला संभालती दरवाजा उड़का कर दहलीज पर खड़ी हो गई। आपा पूछती हैं, यहाँ क्यों आए हो? मैंने लाहौर जाकर रेडियो वालों से यह पता हासिल किया है ताकि बीबी बदरुनिसा को खुद बता सकूं कि इस शहर में कितने लोग उनकी गजलें शौक से सुनते हैं। अगर वह इजाज़त देंगी तो फिर किसी दिन आ जाऊंगा। उड़का दरवाजा किसी ने अंदर से खोल दिया। नीचे दरवाजे की ऊंची दहलीज पार करने में बद्रीलाल को अपना साफा बांध कर सर काफी झुका कर जाना पड़ा। एक बार अंदर गया तो काफी देर बाद बाहर लौटा। जब लौटा तो बार बार वापस आने के लिए कभी कचहरी के काम की जल्दी निपटा कर दिन ही दिन गया, कभी शाम की सैर को और लंबा करके दिन ढलने पर गया। पहले कुछ महीने आगे पीछे नजर डालता, फिर एकदम बेबाक बिना नागा हर इतवार सिवाय उस इतवार के जब एकादशी हो। एकादशी वाले दिन बद्रीलाल की हिंदू बीवी तड़के ही नहा धोकर पति के हाथों से कूटी मूंग की दाल, चावल, घी और तांबे के सिक्के मंगवा कर मिसरानी को दे देती। कुल पर आने वाली बलाएं टालने के लिए हर महीने पहले चांद की रात घर के मालिक के हाथों बिना अन्न जल ग्रहण किए दान कराने की रीत थी। बद्रीलाल तो दान की थाली मंगवा कर खा लेता, लेकिन उसकी बीवी चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती। चौबारे जाकर चांद को अधूरा देखकर उतरती तो रसोई में आकर बद्रीलाल दो पतलों के दोने उसके हाथ में थमा देता। एक ताजा मिठाई, दूसरे में ताजे फूलों का गजरा। मिठाई मुंह में डालकर वह व्रत तोड़ती। गजरा कभी अपनी कलाई, कभी चोटी में लपेट लेती और कभी किसी गड़े या सुराही की गर्दन को पहना देती। मोगरों के फूलों का गूंथा हुआ गजरा वह चाहे कहीं भी लपेटे, उसकी महक कई दिन तक बद्रीलाल की बीवी के बदन से उठती रहती। एकादशी के काम से कम हफ्ता बाद तक वह इतराई सी फिरती। पंजों के बाहर खड़ी होकर
कभी अपनी उचकी एड़ियों पर लगी मेहंदी को देखती, इधर उधर नजर डालकर कभी गर्दन को नीचे सिर झुकाती और अपनी कमीज के उभार को सहारा देती। अधपके बालों की किसी लटकन को बल देकर माथे पर गिरा देती और किसी संवार कर कान के पीछे सरका देती। वक्त बेवक्त कुछ गुनगुनाती, फल तरकारी की टोकरी बनवा कर नुक्कड़ वाले मकान में बद्रीलाल की बेवा बहन के पास भिजवाती। फिर थोड़ी देर बाद खुद बुर्का पहनकर हम उम्र ननद का दुख सुख पूछने पहुंच जाती। बद्रीलाल के ब्याह से हफ्ता पहले उसके घरवालों ने अपनी इकलौती बेटी की कुड़माई कर दी थी। बाद में करते तो गली मोहल्ला यही कहता कि दान दहेज और शगुन में जो बेटे को मिला वही बेटी को दे दिया। 5-6 महीने बाद बेटी के ब्याह में वह सब काम तो आना ही था, लेकिन पहले से ही क्यों? शरीकों को अंगुली उठाने का मौका देना। रिश्तेदारों से भरा शादी का घर था। औरतें भाई के लिए गोड़ियां और बहन के लिए सुहाग गाया फिरती थी। 17 बरस की गोरी चिट्टी छरहरी लाजो के न पांव थमते थे न गला रुकता था। रेशम की मुलायम कमीज उसके ठसे बदन से लिपट कर तन तन जाती। हवाई नन्नून की बांकड़ी लगी चुन्नी उसके ठुमकाते कंधों से सरक सरक पड़ती। किंगरी लगे पोंचों वाली घेरेदार सलवार की उठती गिरती सलवटें थिरक थिरक लहराती ताइयों, चाचियों, फूफियों, मासियों को हाथ पकड़ पकड़ नचाती। लाजो 3 मंजिले घर के दोनों तल्लों पर कूद फांद कर और चौबारी छत पर खड़ी होकर पड़ोसनों से गप्पे मारती। एक ही सांस में घर के बेटे और जमाई को नाप तोल देती और फिर अपने पे नाच करती। किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी, दुपट्टा मेरे भाई दा ते फिटे मुंह जवाई दा। सामे गंगा चढ़ा लियाई वंगा, आसमानी मेरा घघरा। मैं एस किल्ली टंगा नी में ओस किल्ली टंगा। जब अपनी शादी के दिन पास आए तो रोजा नए जोड़ा पहनकर घंटों आईना देखती और अपनी आंखों का काजल अपने ही कान के पीछे टिप्पी बनाकर लगाती। घर की औरतों ने बद्रीलाल की नई ब्याहता को हंसकर समझाया। अपनी चुलबुली जुबान नु संभाल के रखी। वोटिये ने ते फेरिया बैठी नचन वास्ते उठू खुलावेगी। पैरों पर तो लाजो दुबकी सी गुड़िया बनी रही। ससुराल जाकर जब अपने गभरू जवान हवलदार लाड़े के साथ लौटी तो हंसते हंसते दोहरी हो रही थी। कोनों में ले जाकर घंटों बद्रीलाल की बीवी से खुसर पुसर करती रही कि कहाँ भर जाई, जिद्दे लड़ लग्या होते बुझाई बिना नेड़े नहीं आंदा। पर दो दो मुस्टंडे दयोर सारा दिन वेड़े विच डंड बैठका करते रहने। लाजो के शांत तबीयत दूल्हा को न सिगरेट शराब का ईप था, न जुए की लत, न शाम को अड्डेबाजी की आदत। नौकरी से निबट कर घर आता, खाना खाता और फिर चौबारे जाता। अकेले कमरे की बत्ती बुझाकर बदन कसमसात जब तक लाजो रसोई संभाल कर ऊपर पहुंचती, उसके मर्द की हर नस ऐसी तनी मिलती जैसे किसी तेज रफ्तार घोड़ी को काबू में लाने वाला चाबुक। महीने भर में ही छरहरी लाजो गदरा गई। चेहरा ऐसा चमका जैसे पॉलिशी हो। पूरी नीली आंखों से खुमारी का काजल जैसे कई रातों की अनिद्री हो। मायके लौटी तो ठुमकती कम, अलसाती ज्यादा। बद्रीलाल की बीवी ने छेड़ा तो भरपूर अंगड़ाई लेकर बोली, अद्धी रात मार पई, कुट्टू सुटिया मलुक जहिया, नाले सोहना मोती चुगदा, ते नाले पूछदा। कित्थे कित्थे लगिया 5 वर्षों में 3 बार लाजो मायके जचगी के लिए आई। भरा पूरा बदन लिए आती और गोल गोल मटोल बच्चे गोद में लेकर लौट जाती। गदराए बदन के उतार चढ़ाव फिर वैसे के वैसे। क्यों नहीं लाजो? और तो एक बच्चे के बाद ही चूड़ी हो जाती है। क्या सारी उम्र ऐसी ही छमक छलो बनी रहेगी? आहो भर जाई, कमर दा कमरा बन गया तो हवलदार जी को ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में कष्ट होगा। मैंने तो अपनी सास को कपड़े धोने से छुट्टी दे दी है। आप बैठ के रगड़ो। सोटा मारती और खड़ी होकर एक एक कपड़ा बाल्टी से निचोड़ कर निकालती हूँ। कपड़े साफ, सास खुश और मेरी कमर वैसी की वैसी। हवलदारनी से थानेदारनी बनते ही लाजो की जुबान भी बदलने लगी थी। पुलिस महकमे के कारनामों के किस्से सुनाती, फर्मा बरदारी और हरामजदगी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करती। घर से बाहर निकल थानेदार साहब की पगड़ी और फीती की नज़र उतारती।
रात को दूध का गिलास देती तो बादाम डालकर। एक रात थानेदार ने दूध पीने से इनकार कर दिया। गले में दर्द था। सुबह तक हलक ऊपर गिल्टी फूल आई। ऐसी चारपाई पकड़ी। 10 दिन में बिना एक भी बात बोले सदा के लिए सो गया। उसकी स्यापा करती माँ ने अपनी छाती हाथों से पीटी और लाजो का माथा हाथों से तोड़ा नचोड़ लाया। नी तू मेरे शेर जय पुत्र खसमन खानिए हर वेले ओनू चमुटी रहंदी से। अपनी उम्र खा के जानदा ते अपने पुत्तरा दी कमाई भी खांदा ते सानू भी अपनी पेंशन खावा दफा हो जा। साड़िया नजरा तू तेनू वेख के हट्टे कट्टे जिसम विच मैनू अपने पुत्र दा निचुड़िया खून दिसदा। ये तीनों बेटों को लेकर लाजो मायके लौटी तो अपना जिस्म हर वक्त कसकर लपेटे रखती। बार बार नहाती जैसे कोई अनछूटा दाग धोती हो। छुआछूत करती। गदराया बदन पहला ढलका फिर सलवटों से भरकर रूखा बबूल हो गया। न कोई उसे छुए। करीब आए। गंदे नाले के पार रंगरेजा बस्ती बद्रीलाल के बार बार जाने की बात उड़ते उड़ते सबसे पहले लाजो ने सुनी। बेघर वाले बख्तियार की घरवाली से रब झूठ न बुलवाए बाजी। जून की तपती दोपहरी में खस की पक्की की हवा अपने चेहरे पर झुलाते हुए सिर हिला हिलाकर कहा उसने। सुना है बात हंसी मखौल से शुरू बड़ी दूर चली गई है। अब तो 2 साल ऊपर होने को आए। बिना नागा हर इतवार आपके भाई खुलेआम गंदा नाला पार करके पहुंच जाता है वहां। लाजो को लगा कि उसका भाई कोई इंसान नहीं बल्कि किसी बड़े से पेड़ की कटी हुई टहनी हो जिसे बख्तियार की घरवाली ढक्की दरवाजा से घसीट कर गंदे नाले के पार फेंक आई है। वह हड़बड़ा कर उठी और मुड़े तुड़े कपड़ों के ऊपर चादर से मुंह सिर लपेट कर शिखर दुपट्टा में गली पकड़ ली। नुक्कड़ वाले मकान से बद्रीलाल के घर हाँफती हुई पहुंची और सी बैठक में जा घुसी। उसे देखते ही बैठक में उसे बैठे 2-3 मिलवाने वाले उठ खड़े हुए। लाजो उनके जीना उतरने तक चुप रही। फिर उसने अपनी चादर उतार कर तख्तपोश पर फेंकी और आराम कुर्सी से टिके बद्रीलाल के सामने खड़ी होकर खुरदरी आवाज में पूछा, ये गंदे नाले पार वाली मरासन तेरी क्या लगती है भापा? बद्रीलाल ने हुक्के की नाल अपने मुंह की तरफ खींची। लाजो ने हुक्का अपने पेड़ से दूर सरका दिया। एक बार बकना शुरू हो गई तो बस नारियल सूखी मूंज से जिससे गर्म राख को जूठे पतीलों काले तलों पर रगड़ती ही गई। बद्रीलाल ने अपना चेहरा एक दिन पुराने अखबार की सुर्खियों में छपा लिया। सन 1942 के हिंदुस्तान छोड़ो इंकबाल का सनसनीखेज ब्यौरा और हिटलर जैसों से बरतानिया सरकार की टक्कर लेने का हौसला अखबार के पहले सफ़े पर नुमाया था। अखबार कुछ कह रहा था। लाजो कुछ पढ़ रही थी। बोलते बोलते जब हाफने लगी तो कोई भी लफ्ज उसका पूरा न हुआ। बद्रीलाल ने अखबार एक तरफ रखा। गीले कपड़े से लिपटी सुराही के पास रखे तांबे के गिलास में पानी उड़ेला और बद्रीलाल को पकड़ा दिया। गटागट गिलास खाली कर बद्रीलाल की आराम कुर्सी से सिर टिका कर बैठ गई। भाई के बाजू पर हाथ रख कर नरम आवाज में बोली, गली मोहल्ला पुरखे शरीक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुझे भरजाई का भी कोई लिहाज नहीं? कुछ तो बोल भापा। बद्रीलाल ने अपना एक हाथ लाजो के सिर रख कर बस एक बार उसके रूखे बालों को सहलाया और लंबी सांस लेकर बोला, उसी का तो लिहाज है, वरना मैं बदरुनिसा को मिलने उसके घर नहीं जाता। यहाँ इसी घर में ला के रखता। लाजो तमक उठी और दोनों हाथों पर अपना माथा पीट लिया। बीच बैठक में खड़ी होकर जोर जोर से स्यापा करने लगी। तू सहक के मरेगा पापा, ऐसी मौत मरेगा कि पानी देने वाला न होगा। अपने हिस्से का तो स्यापा मैं आज ही कर लेती हूँ। बद्रीलाल बैठक से निकलकर नीचे जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर गया। उसके जाने के बाद भी लाजो अपने आप को पीटती ही रही। जब बद्रीलाल की बीवी आकर उसका हाथ पकड़ा तो उसे अपने से लिपटा कर फपक उठी। मैं तो उजड़ी ही थी भरजाई, क्योंकि थानेदार को ऊपर से बुलावा गया, पर तू मेरी बदनसीब शहजादी, तू 2 आदमी के रहते उजड़ गई। बद्रीलाल की बीवी गले से लिपटी ननद की बाहों के घेरे में लिए खामोशी से देर तक सुबकती रही। पीठ पर हाथ रख अपने से
किया तो तख्तपोश तक बाँह पकड़ कर ले गई। पास बैठा कर उसी की मेली कुचेली चुन्नी पहले उसके आंसू पोंछे, फिर अपने तूने सुना कर लाजो जो तेरे बापे ने कहा, जब तक मैं इस घर में हूँ उसको मेरा लिहाज है। पुरखों के घर को अगर दूसरे से बचाना है तो मुझे यहीं रहना ही पड़ेगा। इस घर की राखी करूँगी, यहाँ से निकलूँगी ही नहीं। तेरे घर भी नहीं आऊँगी, तू ही आती जाती रहना। तू मुझ रब की मारी का आसरा है। भर जाई, पर मैं करम सड़ी तुझे क्या हौसला दूंगी। सर बल चल कर आऊंगी, पर तू तो फिर भी इक्कली की इक्कली तेरी आंखों के सामने फिरेगा बापा, और तू उसके पास न फटकेगी। रब की दी बंदा सहले, पर अपनी मर्जी की तुझे बिल्कुल इक्कला कर देगी। तू ही तो कह है ना लाजो, बेटों की माएँ कभी अकेली नहीं होती। बेटों को बाप की करतूत का पता है। बद्रीलाल की बीवी ने लंबी सांस ली। पोपा तो मस्त मोला है, हन्ने बन्ने दोनों रख लेता। इकबाल का कुछ पता ही नहीं, कब क्या कर बैठे। साल भर पहले बीए पास करके जब इकबाल बिजली पानी के महकमे में सरकारी मुलाजिम गया, तो बद्रीलाल ने सारी गली में खालिस के केसरी लड्डू बांटे थे। रात को जब कभी बेटे इकट्ठे रसोई में खाने आते, तो अपनी थाली में ताज़ा फुलाया फुल्का रखी हुई बीवी के हाथ रोक कर बद्रीलाल कहता, पहले इकबाल को दे। भली मानस सारा दिन काम करता है, भोपाल की तरह चटकारा नहीं कि बाहर खा पी कर घर आ जाए। कई महीनों इकबाल बाप के सामने पड़ने से कतरा रहा। अगर कभी बाप बेटा इकट्ठे रसोई में खाने भी जाते, तो दो फुलके खाकर ही इकबाल पर सरका कर उठ खड़ा होता। एक दिन बिना कहे सुने बिस्तर बोरियां बांधते हुए माँ से बोला, भाभो मेरा तबादला जहलम हो गया है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। अपने भैया जी से कहना तबादला रुकवा ले पुत्र, मेरी आंखों के सामने रह। बद्रीलाल की बीवी ने कहा, भाई नाम न ले बाबू, तू भी चल मेरे साथ। पर नहीं चलती तो एक हफ्ता बाद आकर ले जाऊँगा। रहने का इंतज़ाम करते ही आऊँगा, तैयार रहना। बद्रीलाल की बीवी ने बेटे के कपड़े संभालने हाथ बटाया और बोली, जरूर आऊँगी पुत्र, जब तेरा ब्याह हो जाएगा। फिर तू कमाने जाना और हम सास बहू रच रच के तेरी कमाई की बारिश देखेंगे। इस घर में कोई भला मानस तो अब अपनी देने से रहा। इकबाल ने थो कह कर कहा, तेरे लिहाज से कोई राजी होता हो तो जल्दी बहू ले आ। ज़रूर ले आऊँगी, पर तू कब आएगा? परसों का गया क्या, अपनी लाड़ी ही आएगा। बड़ी जल्दी आऊँगा बाबू, आ जाऊँगा, लेकिन इस घर में नहीं। मुझे इस घर में अब भैया के कपड़ों से गंदे नाले की बदबू आती है। बद्रीलाल ने जब पहली बार गंदा नाला पार किया, तो उसे नाक पर रुमाल रखना पड़ा था। नाले के उस पार भी एक सपाट मैदान है, जिसे हाजतमंद बेरोक टोक खुले आम इस्तेमाल करते थे। कुछ ही कदम चलकर बद्रीलाल शशोपंज में आ गया। अपने कदमों पर नज़र रखने के लिए गर्दन झुकाकर चलता, तो खाया पिया मुंह को आता। बिना नीचे देखे कदम उठाता, तो किसी सूखी या लिजलिजी ढेरी पांव पड़ने का अंदेशा। ठिठक गया वो। आज पीछे दोनों तरफ नजर डाली। मैदान के ओर और छोर तक पहुंचने का रास्ता कम और लौटने का ज्यादा लगा। नाक मुंह ढक कर वह आगे बढ़ा। मैदान पार किया तो एक पगडंडी के मुहाने पर खड़ा था। पगडंडी की एक तरफ दूर दूर तक काली सलेटी गेरुआ गाछनी माटी के बराबर खिलौने धूप सेक रहे थे। जमीन पर मुंह ओढ़े छोटे बड़े मटके, गर्दन ऊंची उठाए एक मुट्ठी दो मुट्ठी नक्काशी सुराहियां, मैदान की धूल जरा सा सिर निकाल कर झांकते हुए चप्पल कसोटे, आजू बाजू तैनात लंबे चौड़े गमले, चौमुखे दिए और खेल फूलियों की हड्डियां वाले हाथी सवार समेत घोड़े, और इस भर बेजान की दुनिया के ऊपर उमस भरी दोपहरी। भूले भटके हवा के झोंके को तरसती गूंदी गूंदी माटी की महक। कहीं से जरा भी आवारा बयार की लय उठती तो चिलमों और मटकी की महकती। पगडंडी के दूसरे किनारे ठुमक कर पहुंच जाती। वह लंबे बांसों से तान कर बंधी हुई रस्सियां हीरा रंगों का डेरा था। कड़क कलफ और अबरक से तने हुए उदे नीले नसवारी के और गुलाबी साफे थे।
फरोजी बदली फलाई अंगूरी जहर मोरे और चंपाई दुपट्टे हल्की सी ओढ़े तने हुए साफों से अपनी दूरी बनाए। साफों और दुपट्टों की निगरानी में चुन्नटों सिमटी सतरंग लहरियों वाली चुन्नियां थी। एक पगडंडी के इस तरफ महक का गुबार और हर तरफ रंगों की शोखी। रंगरेजा बस्ती पगडंडी का आखिरी पड़ाव था। उसके बाद कुम्हारी टीले तक जाने के लिए एक रास्ता नहीं था। जहाँ कदम मुड़े वहाँ रह गुजर निकल आती। लिपे पुते बेतरतीब बिन घरों के जमघट में न कोई आगा था न पीछा। किसी के आगे तंदूर लगा सहन तो किसी आगा मवेशियों का तबेला, किसी के बाजूबंद चारा काटने की रहट तो किसी के साथ जुमला दाने भुनाने की भट्टी। कुम्हारी टीले वाले लेने रंगरेजा बस्ती के कुएं पर आते। बस्ती को अपने भांडे टिंडे कलई करवाने टीले जाना होता। इतनी शादियां हुई थी, बस्ती टीम की कोई भी किसी की कुड़मों का पिंड कह देता। पगडंडी पार करके रंगरेजा बस्ती में जाना बद्रीलाल के कदम रुक गए। एक खटका उठा, न जाने कौन छींटाकसी कर दे, कहीं आकर कोई कीचड़ उछाल दे। बचे खुचे रंग गोल की कोई कमी तो थी बस्ती वालों को। बूंदी कीचड़ में सनी उंगली छिटक देने में वक्त लग सकता था टीले वालों को, लेकिन बस्ती टीले वालों की अपनी ही तरह थी। वह कीचड़ रोंदते थे तो ओसारे के चावल चढ़ाकर संवारने के लिए। माटी का दोस्त तो जब ओसारे से निकले बर्तन खिलौने में तहा मिले। वहां रंग घोले जाते थे अलग थलग कर पक्के करने के लिए। रंगों में खोट तब ललारी के हाथ से यूं ही छिटक कर एक किसी दूसरे रंग के कपड़े पर जा गिरे। जहाँ सफेदी पर दाग लगा ते कुम्हारन माँ और रंग बाप की बेटी थी बद्रुनिसा। ओसारे में चावल चढ़ी माटी को उसने भी रोंदा था। मांड पर कड़ाहों के नीचे सरकंडों की आग ऊंची कर लिए धुएं में उसने भी फूंके मारी थी, लेकिन उसका सा रूंधा और भर्राया गला और का ना हुआ, किसी का ना हुआ। मुलट्ठी और शहद की घुट्टी बन फशे का काढ़ा पिया, गले में तरावट आई लेकिन आवाज का धुंधलका न छूटा। वो निकले तो गाढ़े, बातें बनी तो साज और सादे तो तरन्नुम। पक्के मटकों पर मेहंदी लगे से थाप देकर गाती बिल्किस बस्ती टीले के मोगे का बेजोड़ गहना बन गई टीले वालों की। एक ब्याह में लाहौर से आए बदरू मामा बिल्किस को 2 दिन के लिए अपने साथ गए। लौटे तो बद्रुनिसा को साथ लेकर। रेडी वालों ने बद्रू मामा के नाम से जुड़ता नया दे दिया बिल्किस को। साथ ही हर शनिवार की गाई एक गजल रेडियो से सुनाने की। गजलों की पसंद रेडियो वालों की आवाज बद्रुनिसा की वह महीने में 1 या 2 बार लाहौर जाकर गजलें रिकॉर्ड करवा आती। बद्रुनिसा उसका आने जाने का रिक्शा और पैसेंजर का किराया, खर्चे पानी का बंदोबस्त सब रेडी वालों का। बस आवाज बद्रुनिसा की। आज मेरी आवाज यहाँ खींच लाई थी। ना मैं गाना कर दूं? तो बद्रुनिसा ने पूछा। अपने होठों पे बद्रुनिसा के कुर्ते के बटन खोलता बद्री कुछ नहीं बोला। उस लम्हा सारी कायनात उसके एहसास का एक ही मरकज था। पहुंचने से पहले अगर वह सांस भी खींच लेता तो पूरी कायनात बिखर जाती। बस उन रंगों का पुरजोर उफान हर बाजू में 8 हाथ बनकर बद्रुनिसा के गठिले बदन का उतार चढ़ाव सहलाता रहा, कचोड़ता रहा। यह बद्रुनिसा ने सिमट कर कहा। वहां पे उन बिखर कर खैरात मांगी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। बस सिहर सिहर उठी। रुक जाइए ना। बद्रीलाल की ढीली पड़ती गिरफ्त को अपनी बाहों के घेरे में कसना चाहा। बस अब नहीं। गीले हो जाते हैं, घर में नहीं होते। क्या वह बदलने का इंतज़ाम है? यहाँ भी हो सकता है। मेरा घर नहीं है। बद्रुनिसा ने उठकर कोठा अंदर से लगी सांकल खोल दी। बद्रीलाल तख्तपोश पर बैठने के लिए गांव तकिया और मूंछ के कानों का एक मोड़ा खींच लाया। उससे कुछ दूर जा बैठी आपकी घरवाली। नाम क्या है? चांद रानी। बहुत खूबसूरत है। हाँ, से क्या क्या बातें करती है? भाजी तरकारी नाते रिश्तेदारों की और आप में सुन लेता। बद्रीलाल ने अब जूते पहनने शुरू कर दिए। मैं आपसे बात करूं? उठते उठते बद्रीलाल गया। सिर से हुंकार कर भर कर बोला। आपको पता है कि कचनार के फूल की उबाल कर डालने से गुले हुए रंग गाढ़े हो जाते हैं, लेकिन कचनार की डंडी की एक बूंद भी कपड़ों पर पड़ जाए तो दाग लग जाता है, फिर वो छूटता नहीं। कनेर के फूलों से बद्रीलाल सहन के दरवाजे की ओर मुंह करके
खड़ा बदरुनिसा ने बढ़कर बाहर के दरवाजे की सांकल खोल दी। दहलीज के पार खड़ी हो गई। अपनी किंगरी वाली फरोजी चुन्नी का पल्लू मरोड़ती हुई बोली, अला मियाँ, अगर हफ्ते में 2 इतवार बने तो हर इतवार बिना नागा आने वाला बद्रीनाथ ऊपर तले 2 इतवार नहीं आया। तीसरे इतवार तो पहले चांद की रात थी, उसे आना भी ना था। लेकिन तड़के ही दीनू ललारी के बाहर दरवाजे की सांकल ऐसी बजी जैसे खटका वाला बहुत ही जल्दी में हो। बदरुनिसा ने दरवाजा खोला। ढीला ढीला कुर्ता और मटमैली तहमत पहने एक लंबा चौड़ा पहलवान सा काला धूत आदमी चौखट से लगा खड़ा। बदरुनिसा पर नजर पड़ते ही जहर आलू आवाज में बोला, बद्रीलाल हर इतवार तेरे ही आता है। बदरुनिसा को लगा कि अगर सिर भी हिला दिया तो उसकी खेर नहीं। नहीं आने वाला किस इरादे से आया हो। हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद करना चाहा। पहलवानिया आदमी ने धूल सनी गुरगाबी फूल कर उठता हुआ अपना एक गठीला बदन दहलीज पर टिका दिया। जाती कहाँ है बेहया? बेहया ही न है वो मरासन जो रेडियो पर गाती बदरुनिसा हूँ। वह साम कर बोली। बेकरी बख्तियार को अपनी आंखों पर यकीन न। रेडियो मंडली में लगी एक भी अटकल औरत पे पूरी नहीं उतरती थी जो उसके लिए थी। मंजिला कद, दोहरा बदन, कड़ी हुई कमाल वाली चाय जैसा रंग, जुड़ी हुई भवों वाला उम्र कोई 25 के ऊपर और गर्दन ऐसी तनी जैसे कोई मगरूर परिजादी हो। ढक्कन के दरवाजा गली की बाकी औरतों की तरह बद्रीलाल की बीवी भी बाहर निकलते ही बुर्का पहनती थी। बैठक से घर की तरफ वाले दरवाजे की चीख के पीछे कभी का उसकी लंबी परछाई में छरहरी काठी ही वाले बख्तियार ने देखी थी। हाथ लगाए होती हैं जी, बख्तियार की घरवाली ने बताया। माँ बाप ने सोचकर ही नाम चांदरानी रखा होगा। जवान बेटों की माँ हो गई, पर मजाल है जिस्म की मलाई उतरी हो। हाथ पैर कबूतर पैरों जैसे फूले हैं। जब कभी जाओ हंस मिलती हैं। यहाँ क्यों आए हो? बदरुनिसा बेरुखी से पूछ रही थी। उसकी जुड़ी भावों ऊपर की शिकन और भी गहरी हो आई थी। यह बताने कि तेरी बद्दुआओं से बद्रीलाल नेक बख्त बीवी के पेट में रसोली फूटी। घर वाले उसे पिंडी के बड़े अस्पताल ले गए। तेरा यार जाती बार मुझे कह गया था कि बता दूं। चीता में लगई आग को सन्न चेहरा देखता बद्रीलाल सकते में आ गया। बद्री की बीवी के लाल जोड़े से सजे जिस्म के हुए पेट से पानी की एक तेज धार फूटी। जलती हुई लपटों से ऊंची उठ गई। देखने के हाथ खुद ब खुद तौबा के लिए उठे, रहम की दुआ मांगने लगे। गम का गोला अंदर दबाए जीती थी। आज सब गमों से छू अधमरी को मारने ले गया था अस्पताल। उन्होंने चीरा देकर पेट खोला और जालिम देखकर वही दोबारा सी दिया। कैंसर से तो यह खुद निकला, जीगर वाली सहकती और यह मुझे करता रहा। आंख की शर्म इसे तो अब उस मरासन के पास भी न। कौन जाने उसी को खुदा का खौफा उसे कोई शर्म लिहाज होता तो यह चित्ता जलती बदरुनिसा रंगरेजा बस्ती छोड़कर दरवाजा गली आ गई। बद्रीलाल के साथ उसने उसी घर में रहने लगी। न निकाह न कोई कागज कार्रवाई, बस रहने लगी। उसके आते ही मंडली पहले कुछ दिन सहमी रही, फिर एक दुक्का करके सभी लौटने लगे। न वो लाहौर कर गाती, न ही अब उसे लेकर कोई अटकलें लगाता। बैठक की गहमा गहमी वैसी की वैसी। बदरुनिसा मिलने जुलने वालों के सामने बेबाक कभी न आती। चीख के उस पार गोपाल कभी कभार बतिया लेता। बीए पास होकर नतीजा निकला तो गोपाल ने तफरीह के कश्मीर जाना चाहा। बदरुनिसा ने अपने का कुलबुंद तुड़वा कर पैसों का इंतजाम तो कर दिया, वरना गोपाल के बाद ने तो ही कर दिया था। जवान जहान बेटा है, उस छोटी सी ख्वाहिश को क्या मारते हो? उस गोपाल के बाप को समझाया। गोपाल कश्मीर लौटा तो बदरुनिसा के लिए शॉल लेकर आया। सुनह का शॉल अप्पर तले की आखिरी वाली कमर बदरुनिसा ने संभाल कर रख दिया। तेरी को दूंगी उसने कहा, लेकिन दुल्हन आई। उससे पहले तो बंटवारा आया। अपने बाप, छोटे भाई और को इकबाल लिवाने आया और साथ उधर ले गया। और बदरुनिसा वो ताही माँ बनने का इधर ही इंतजार करती रही।
बेकरी वाले बख्तियार की घरवाली ने सलाम काफर की औलाद को इस मुसलमानों की मैं पैदा करोगी तो हम सब की खैर नहीं। छतें सभी जुड़ी हैं इस गली के घरों की, घर में लगाई आग हम सबको जला दे। लाहौर चली जाओ, बाद में कभी लौट ना आना। बदरुनिसा ने छोटी बहन जाहिदा को ले लाहौर जाने वाली खचाखच गाड़ी तो पकड़ी, मगर उससे उतरी नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी है तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे न्यू स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।